हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें जो मोबाइल होता है भाई, में हम बैटरी की चार्जिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो केमिकल एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ ए बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है भाई, जब उसी बैटरी को आप यूज करते हैं मोबाइल में तो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका यूज ऑफ बैटरी हो जाता है एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब देखिए भाई, गैल्वेनिक सेल के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर्स होते हैं, 2 कंटेनर, हर एक कंटेनर में एक एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केवल एक ही कंटेनर यूज किया जाता है और एक ही कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। देख लेते हैं भाई, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। देखिए भाई, एक ये कंटेनर हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। और एक चीज़ और दिमाग में रखें, जो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो स्पॉन्टेनियस बाई नेचर होती है। और ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर होती है। इन दिस केस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई, तो ये हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, एक ही कंटेनर है, एक ही कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। ठीक है भाई, और एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पर हो गया, आप कर सकते हैं एनोड हो गया, और ये दूसरा हो गया कैथोड हो गया। अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों में जो एनोड होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखिए एक अनदर पार्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है, मान लिया जाए कि AB हो गया, AB, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एनोड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, ये प्रोसेस हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इंफॉर्मेशन आपकी स्विच हो जाती है, एनोड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो आप लोगों ने ये डाला हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाला हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन में आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, A+ और B-। तो यहाँ पर किस तरह के आयंस है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। यहाँ पे डले हुए हैं आपके पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। ये हो गया भाई। अब देखिए, जब इस सर्किट में, इस कंप्लीट सर्किट में जब आप क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करने, बाहर से आप क्या करंट सप्लाई करेंगे तो तभी ये प्रोसेस धीरे रिएक्शन होने लगती है। ठीक है भाई, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है भाई। अब देखिए होता क्या है कि जब इसमें करंट सप्लाई किया जाता है तो ये जो सब्सटेंस है इसका डिसोसिएशन होता है और ये आयंस में स्प्लिट हो जाता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस में। ठीक है, पॉजिटिव आयंस में, नेगेटिव आयंस में। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें जो एनोड है, जो एनोड है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस आकर के यहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये हो गया, यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, कौन से, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। जहाँ पर रिडक्शन होता है तो ये अट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आकर के यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, या इन द सेंस आप बोल सकते हैं डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है भाई, तो करंट यहाँ पर सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करने के बाद में इस सब्सटेंस का डिसोसिएशन होता है, आयंस में स्प्लिट हो जाता है, और फिर इसके बाद में ये आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं और जा करके इन इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये होता है आपका फंक्शन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे कहिए तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
के केस में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है तब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अंडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है भाई, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज वेल एज गैल्वेनिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की हुई थी। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, जब इस सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है और डिसोसिएशन होकर के ये आपके आयंस अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये जो आपका डिपॉजिट हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही ये वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन of ions on positively charged electrodes, on positively charged electrodes. Okay, when current is passed through electrolytic solution, electrolytic solution. Okay, electrolytic solution. तो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब आपका जो सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है, इसका होता है डिकम्पोजिशन, आयंस में स्प्लिट होते हैं। ये आयंस अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करते हैं और उन इलेक्ट्रोड के ऊपर ये डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयंस on positively charged electrodes when current is passed through electrolytic solution। जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में करंट पास किया जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, आयंस स्प्लिट होते हैं, आयंस आकर के यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो आपका एनोड है, एनोड में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो एट एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, यहाँ पे पॉजिटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका नेगेटिव आयन है किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है भाई आपका B- दिया हुआ है, B- हो गया और इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो ये B- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका B में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके राइट साइड ऐड किए जाते हैं। ये हो गया। इसको अगर आप चाहें तो आप एक्वस में कर दीजिए, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, इसको आप कर दीजिए सॉलिड फॉर्म में। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है जो हो रही है आपकी एनोड में। ठीक है भाई। अच्छा, कैथोड के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। आप ध्यान दीजिए भाई, रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जाकर के एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव आयंस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव आयंस कौन हो गया भाई, A+ हो गया पॉजिटिव आयंस, A+ हो गया पॉजिटिव आयन, और इसका हो रहा है रिडक्शन। और जब ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है A में। अब देखिए भाई, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। इसमें -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको आप एक कुछ कर दीजिए और ये सॉलिड हो गया। तो ये पार्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव आयन का होता है रिडक्शन और नेगेटिव आयन का होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। और एक पार्ट मान लिया जाए तो आपको तो हाइपोथेटिकल सब्सटेंस दिया है, यहाँ पर मैंने ले लिया सॉल्ट, ले लिया NaCl, ले लिया भाई NaCl। अगर आपने NaCl डाला हुआ होता, ठीक है, NaCl यहाँ पर डाला हुआ होता तो क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- में स्प्लिट होगा जब आप करंट फ्लो करेंगे। जब करंट फ्लो करेंगे तो ये आपका सॉल्ट स्प्लिट हो जाएगा आयंस में। तो ये Na+ आयन कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो Na+ आयन का हो जाएगा आपका रिडक्शन। ध्यान दीजिए,
जो ये Cl माइनस आयन है, जो आपका एनायन है, इस एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर Cl माइनस आयन का होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दीजिए भाई, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा हुआ है कि जितने भी मेटल्स होते हैं इनका होता है ऑक्सीडेशन, परंतु ये एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें मेटल का हो रहा है रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें मेटल का हो रहा है रिडक्शन और नॉन मेटल का होना चाहिए रिडक्शन, बट नॉन मेटल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आप ध्यान दीजिए, अगर मुझे यहाँ पर इस सेल में मैंने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, NaCl सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, Na+ इस कैथोड को जाएगा और Cl- एनोड को जाएगा। एनोड में जो रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl- किसको जा रहा है, एनोड को। एनोड के ऊपर ये क्या हो गया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो Cl- हो गया, ठीक है। Cl- इस एनायन का हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए भाई, ऑक्सीडेशन होगा एनोड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप Cl2 कर सकते हैं, हाफ कर दीजिए, एक ही बात है, और यहाँ पे आपने कर दिया एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये आपका एक्वस है, ये गैस है, गैस कर दीजिए, ये हो जाती है आपकी एनोड की रिएक्शन, जहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये कर दिया भाई, ये ऑक्सीडेशन। तो नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर कैथोड की रिएक्शन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जो आपका Na+ है, ये Na+ का हो जाएगा रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Na सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक कुछ कर दीजिए, ये हो जाती है रिडक्शन रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें अगर आप देखें तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल का होता है रिडक्शन, बट नॉन मेटल का होता है ऑक्सीडेशन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती हैं। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि भाई जब इस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है और जा करके यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो ये किस रेट से यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, ठीक भाई। ये स्लोली होगा, इसकी रेट चेंज की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है। मान लीजिए ज़्यादा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहें, जैसे अगर आप इस वॉच को देखें तो यहाँ पर गोल्ड कलर दिया हुआ, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर खासतौर से अगर आप देखें इस वॉच में, तो पूरा आप यहाँ पर देखें तो सिल्वर कलर का है, शाइनिंग कलर है, ठीक है भाई। इसमें कुछ गोल्ड कलर की प्लेट्स भी डली हुई हैं। तो ये जो आपका गोल्ड कलर है, तो ये बेसिकली आपका आ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, क्योंकि यहाँ पर कोई गोल्ड लिया हो गया होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया हो गया तो गोल्ड कलर बेसिकली आकर के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ होगा। तो ये प्रोसेस जो इस वॉच में देख रहे हैं, ये गोल्ड नहीं है, बट इनफैक्ट ये जो कलर दिख रहा है, तो ये कलर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही किया गया है, ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जितने भी आपकी डुप्लीकेट ज्वेलरी होती है जो मार्केट में है, तो उस ज्वेलरी में जो गोल्डन कलर चढ़ाया जाता है, तो वो पूरा का पूरा आप इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही करते हैं, ठीक है भाई। जो ज्वेलर्स करते हैं, ये पूरा का पूरा इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। अब देखिए भाई, जब इस मेटल का एक्यूमुलेशन इन इलेक्ट्रोड के ऊपर किया जा रहा है, तो ज़्यादा करना है या कम करना है, हम कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए हमारे पास में फैराडेज के 2 लॉ हैं, ठीक है भाई। एक तो बहुत ही सिंपल लॉ है, ठीक है, एक छोटे से सेल की है, और एक दूसरा जो लॉ बनाया गया वो कॉमर्शियल लॉ है, कॉमर्शियल लॉ, ठीक है भाई। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देन दूसरा लॉ है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Next is laws of electrolysis. Here we have laws of electrolysis. Okay. First law is Faraday. First law of electrolysis. Okay. First law of electrolysis. We have one container. In this container 2 electrodes are there. First one is anode, second one is cathode, ठीक है भाई, second one is cathode, okay, and this is electrolytic solution, and let's say here we have electrolytic substance, okay, ठीक है। इस सेल में आप करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। जब करंट सप्लाई करेंगे तो इस सब्सटेंस का होगा डिसोसिएशन, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, और ये आयंस आपके जा करके इलेक्ट्रोड में एक्यूमुलेट होने लगेंगे अपोजिटिवली चार्ज
इलेक्ट्रोड्स की तरफ ये ट्रैवल करने लगते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जो आपका एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो आपका कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है भाई, तो अगर हमें ये डिटरमिन करना है कि किस रेट से ये आयंस इन इलेक्ट्रोड्स में डिपॉजिट होंगे, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये है भाई आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किस में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। द अमाउंट ऑफ, इसको काम कर देते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on the electrode is directly proportional to the charge flown in it, in the sense in the cell, to the charge flown in it। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो अगर मैं मान लेता हूँ W, if the amount of substance in the sense ions is W, okay, and the charge flown in the cell, Q, then according to Faraday's first law of electrolysis, amount of substance deposited on these electrode will be directly proportional to the charge flown in it। जो चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, जो करंट सप्लाई करने के बाद में जो इसमें चार्ज फ्लो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन इट। ज़्यादा चार्ज फ्लो करेंगे तो ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लेस चार्ज फ्लो करेंगे तो लेस सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल से हमें ये मिलता है कि W, दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया आपका Q, चार्ज फ्लोन इट। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड भी ज़्यादा होगा। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना चाहूँ तो हमें मिल जाता है W इज इक्वल टू Z और ये Q मिल जाता है। ठीक है भाई, ये Z जो होता है इक्विवेलेंस होता है भाई, इक्विवेलेंस होता है। ये इज इक्वल टू होता है E अपान ये 96,500। अगर आपको याद हो 96,500, ये 96,500 हम लोगों ने जो कौन सा नस्ट इक्वेशन में यूज किया हुआ है ये वैल्यू। ठीक है, ये 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है भाई, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है भाई, और ये E क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में कई बार पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो E होता है इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ ये एलिमेंट हो गया भाई, एलिमेंट हो गया, आयन हो गया। ठीक है भाई, तो हमें जो फार्मूला मिल जाता है, एक और पार्ट, इसको अगर यहाँ पे प्लग इन करना चाहें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान 96,500। ठीक है भाई, अच्छा ये जो Q दिया हुआ है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू IT होता है, IT हो गया, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। Q इज इक्वल टू IT, I क्या होता है, ये हो गया आपका करंट जो एम्पियर में मेजर किया जाता है, और T हो गया इन सेकेंड। तो यहाँ पे आप IT भी प्लग इन कर सकते हैं, ये हो गया। तो ओवरऑल फार्मूला ये हो गया, W इज इक्वल टू E अपान 96,500 IT। ये आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ये आपका करंट हो गया एम्पियर में, ये T हो गया। तो यहाँ पे कहिए तो आप, ये हो गया करंट एम्पियर में, और T हो गया टाइम, और ये होता है आपका सेकेंड में। और 96,500 की जगह आप 1 फैराडे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखें। अगर आप
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करना चाहें तो आपको अगर आई की वैल्यू मालूम है, टाइम कितना समय तक ये करंट फ्लो हुआ इस सेल में ये मालूम है, इक्विवेलेंट वेट तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, अगर डेटा भी नहीं दिया हुआ है तो अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है W की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक चीज़ आप दिमाग में रखें, जो आपका थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है और इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, ये Na प्लस ये आपका ये प्लस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, Na हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और Na में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो मेटल आयन है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Na ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें अगर आप ये देखें तो जो कितना है भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 1 मोल Na प्लस 1 mole Na plus is accepting 1 mole electrons to convert into, to get reduced into, रिडक्शन हो रहा है इसका, to get reduced into Na। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 फैराडे इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1 फैराडे चार्ज भी यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन में 1 फैराडे चार्ज का फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Mg2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही फैराडे का चार्ज, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस सेल में 2 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, जब इसका रिडक्शन इसमें हो रहा है तो 2 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है। वाई? बिकॉज इफ 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, देन 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे। सिंपल। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ हो गया, अब डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट इज फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हियर वी हैव फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली लॉ बनाया गया है कमर्शियल पर्पस के लिए। मान लिया कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारी वॉचेज हैं, चेन्स हैं, उन सभी चेनों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। तो बाय यूजिंग वन सेल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कई सारी चेनों में आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, गोल्ड का लेयर चढ़ा रहे हैं, सिल्वर का लेयर चढ़ा रहे हैं, तो बाय यूजिंग वन सेल बहुत ही टीडियस टास्क रहेगा। तो इसके लिए कई सारे सेल हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में और फिर इसके बाद में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, दैट इज कमिंग अंडर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उन्होंने बोला क्या हुआ है कि भाई यहाँ पर एक सेल हो गया, दूसरा सेल ले लीजिए, तीसरा सेल ले लीजिए और जितने सेल चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, और प्रोसेस वही रहेगा, इनमें आप डालिए इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाला हुआ है, ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये इलेक्ट्रोड हो गए, हर एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए मैं इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप ऐसे ले आइए यहाँ से, ठीक है, ये आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पार्ट, ये कंप्लीट सर्किट बना दिया, कंप्लीट सर्किट 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 जितने भी सेल कनेक्ट करना चाहें। तो इन्होंने ये बताया हुआ है, ये हो जाएगा आपका हो गया एनोड, ये कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, कैथोड ये एनोड से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, कैथोड एनोड से कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला हुआ है, मान लीजिए कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे W1 इसका मान लेते हैं, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर W1 हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सब्सटेंस कितना हो जाता है, E1। सिमिलरली मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड W2 हो गया, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये W3 हो गया तो ये आपका E3 हो जाएगा। ठीक है, सेल के आधार पर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो उसी हिसाब से हम
लेवलिंग ऑफ मास एंड इक्विवेलेंट मास भी कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि ऑन पासिंग करंट थ्रू 2 or more electrolytic solutions, 2 or more electrolytic solutions having different electrolytes, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट इन सभी डिफरेंट सेल में डिफरेंस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस लॉ को यूज करिए और यहाँ पर हर एक डिफरेंट सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भी यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है भाई, तो ये बोला है ऑन पासिंग करंट थ्रू 2 or more electrolytic solutions having different electrolytes, the amount of mass या amount of substance deposited is in the ratio of their respective equivalent mass of the element। ठीक है भाई, ये हो गया एलिमेंट, हो गया सब्सटेंस, हो गया मैटर, हो गया कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, मतलब ये है कि जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इस सेल में जो सब्सटेंस यहाँ पर इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होंगे, ये सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी इन द रेशियो ऑफ E1, W2 विल बी इन द रेशियो ऑफ E2 एंड W3 विल बी इन द रेशियो ऑफ E3। मतलब ये है कि आप ऐसे W1 is to W2 is to W3 इज इक्वल टू, ये हो गया E1 is to E2, E2 is to E3। ये रेशियो ही तो है भाई, ये रेशियो हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपॉन E1, ठीक है, इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। ये हो गया, तो 3 सेल के लिए पैटर्न मिल गया। आप 100 सेल भी कनेक्ट करेंगे तो वो भी आप उसी पैटर्न में चले जाएंगे। W4 अपॉन E4, W5 अपॉन E5, तो वही पैटर्न। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। If I talk about 2 electrolytic solutions for 2 electrolytic solutions, 2 electrolytic solutions का मतलब क्या है? 2 electrolytic cells यूज किए गए हैं, 1 and 2, 2 electrolytic solutions। यहाँ पर 3 यूज किए गए हैं तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। जब 2 के लिए यूज करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, ये मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये फार्मूला भी हो गया। ठीक है ना भाई, ये हो गया। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट हो गया। ये पार्ट तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में सीखा हुआ है। अगर किसी भी इन दोनों सॉल्यूशन में किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है भाई, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये हो जाता है आपका फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला भी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हियर वी हैव कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी of electrolytic solution। okay, conductance and conductivity of electrolytic solution। ठीक है भाई, आप लोगों ने ओम्स लॉ में, जो आपका ओम्स लॉ फिजिक्स में दिया हुआ है, ओम्स लॉ में आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है भाई,
अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी वर्ड को हटाता हूँ, तो V इज इक्वल टू ये RI हो जाएगा, ठीक है, V इज इक्वल टू IR या RI, ठीक है भाई। ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस। इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ये होता है ओम, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं रेसिस्टेंस को डिफाइन करना चाहूँ तो ये R क्या होता है, ए डिवाइस, ये रेसिस्टेंस इज ए डिवाइस which opposes the flow of electric current, ठीक है भाई। रेसिस्टेंस इज ए डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होता है भाई, सेल में फ्लो होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेल ले लेता हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिया। इन इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा भाई, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना, कुछ ना कुछ एरिया रहेगा नहीं रहेगा। और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मान लिया L हो गया। अब इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया जाए कि ए हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। और L क्या हो गया यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स हो गया भाई, ठीक है भाई। तो अगर इस सेल में जब करंट फ्लो करता है, तो अगर हम रेसिस्टेंस निकालना चाहें तो ये जो रेसिस्टेंस R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A होता है भाई, L/A। इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस, ठीक है भाई, उतना ही कम रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट, बेसिकली अंडर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हम लोग कुछ टर्मोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हो गया आपका रेसिस्टेंस, ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। और क्या हो गया फिर कंडक्टेंस, हम कंडक्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेसिस्टेंस से आपको मिलेगा रेसिस्टिविटी को आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आल्सो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कंडक्टेंस से आपको मिलेगा कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये पार्ट, ये टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए, ठीक है। एक और होता है आपका सेल कांस्टेंट। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये क्या है भाई, इनके कुछ फार्मूलाज होते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है। अब देखिए भाई, ये जो आपका रेसिस्टेंस होता है इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, R से रिप्रेजेंट करूँ, इसको अगर मैं G से रिप्रेजेंट करूँ, G से, ठीक है भाई, G से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो रेसिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 1/G मिल जाएगा, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। इसके बाद में रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, ये रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी, ये फार्मूला मिल गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में सेल कांस्टेंट, इसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार से। अगर G से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी G है, कंडक्टेंस भी G है, सेल कांस्टेंट भी G है, तो फिर मैसअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं, आस्टेरिक वर्ड लगा देते हैं। अच्छा, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। अब देखिए भाई, ये क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये रेसिस्टेंस मिल गया। ये आपका लगा है प्रोपोर्शनलिटी वर्ड, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू, ये मिल गया रो, इसे बोलते हैं RHO, रो।
और ये हो गया आपका L/A हो गया। और इसे ये जो रो मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो रो होता है आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं रो, क्या हो गया भाई, रेसिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रो हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप रेसिस्टिविटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रो का फार्मूला निकालना चाहूँ तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा तो ये RA/, ये L हो गया, ये फार्मूला हमें मिल जाता है। तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया भाई, R रेसिस्टेंस, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट रख देते हैं भाई, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम कर दिया। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा भाई, लेंथी हो जाएगा, है छोटा सा सेल है तो छोटा सा एरिया। ये लेंथ क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर विल कैंसर, तो यहाँ से ओम और ये सेंटीमीटर हो गया, ये मिल गया यूनिट। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है रो इज इक्वल टू RA/L। R इज रेसिस्टेंस, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेसिस्टेंस का फार्मूला हमें मालूम है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको हटाएंगे तो ये फार्मूला मिलेगा, यहाँ से आपको रेसिस्टिविटी का फार्मूला मिल जाता है। ठीक है भाई, अच्छा ये पार्ट हो गया। हाँ ध्यान दीजिए, रेसिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। के को बोलते हैं कप्पा, के को बोलते हैं कप्पा। ठीक है भाई, के को बोलते हैं कप्पा। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी देखा हुआ है, साउथ की मूवी है। तो बाहुबली में आप लोगों ने एक किरदार देखा होगा, कंटप्पा का रोल देखो, कंटप्पा तो उस कंटप्पा से ये नाम लिया गया कप्पा। फनी पार्ट, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो कप्पा बोलते हैं इसको, कप्पा। ठीक है, ये हो गया कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कप्पा। ठीक है, और ये हो गया आपका रो, ये हो गया रेसिस्टेंस, और ये हो गया आपका कंडक्टेंस। अच्छा, कुछ स्पेस चाहिए, इन सभी इंफॉर्मेशन को मैं एक दूसरे के साथ में रिलेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद में इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। सो हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो आपका रो का फार्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, या आप इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू क्या हो गया, RA/, ये L होता है। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या हो गया भाई, ये ओम हो जाता है। R की यूनिट ओम, A का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का सेंटीमीटर, कैंसिल करेंगे तो यूनिट आपको ओम और ये सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि आपका जो रेसिस्टेंस होता है इसकी यूनिट हो जाती है ओम सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अच्छा अगर मैं बातचीत करता हूँ किसके बारे में, ये हो गया कंडक्टेंस। ठीक है भाई, कंडक्टेंस ये होता है आपका G। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, उल्टा होता है भाई, तो इसको आपका वहाँ पर बोल सकते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1/R कर सकते हैं। R की यूनिट क्या होती है, ये हो गया ओम कर दिया। ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इजी पार्ट है। इसको क्या मैं ओम इनवर्स कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को हम एमहो भी बोलते हैं, एमहो, या इसको आप सीमेंस भी बोल सकते हैं, सीमेंस। ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स होती है, या एमहो होती है, या तो सीमेंस होती है। ये चीज़ दिमाग में रखें। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, और इसकी यूनिट ये हो जाती है, इसकी यूनिट ये हो जाती है। ठीक है भाई, अच्छा अब हम बातचीत करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी ठीक है भाई,
कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टिविटी को आप बोल सकते हैं स्पेशल कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे आप रेसिस्टिविटी को स्पेशल या नो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इस तरह से कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो जैसे कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, और कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला हुआ इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। कप्पा, के को कप्पा बोलते हैं। और इज इक्वल टू क्या होता है 1/, ये हो गया। रेसिस्टिविटी क्या है भाई, रो। ठीक है, अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, रो की यूनिट क्या है, रो की यूनिट क्या हो गई ओम, और ये सेंटीमीटर हो गया। इसकी यूनिट मैंने प्लग इन कर दी, हमें इसकी यूनिट निकालना है। अब देखिए भाई, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। अब देखिए ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम हो, तो यहाँ पर आप एम हो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम हो पर सेंटीमीटर, और एम हो इज आल्सो इक्वल टू सीमेंस, तो यहाँ पर सीमेन पर सेंटीमीटर, ये यूनिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। स्विच कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में हम बातचीत करते हैं सेल कांस्टेंट के बारे में। सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, सेल कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, और इट इज इक्वल टू L/A, L/A। सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, L/A। डेफिनेशन में मत जाइए, केवल आप फार्मूला दिमाग में रखेंगे, यहाँ से डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, केवल फार्मूला से रिलेटेड या यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, केवल इतना, अनवांटेड इंफॉर्मेशन नहीं, की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। अगर सेल कांस्टेंट की यूनिट आप निकालना चाहें तो ये सेंटीमीटर हो गया, और ए इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 1/, सेंटीमीटर, मतलब है कि यहाँ से सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये आपका जो आपका जी स्टार क्या हो गया, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाती है पर सेंटीमीटर। ये हो गया भाई पर सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, एक और पार्ट, ये जो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई रो। मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, कप्पा क्या है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कप्पा क्या होता है, यहाँ पे अगर प्लग इन कर दें, रो इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, रो इज इक्वल टू, ना ये आर हो जाएगा, ये आर, सॉरी ये आर कर लेते हैं, ये आर हो जाता है, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, अच्छा के इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/, रो। ठीक है, अच्छा आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, रो L/A। यहाँ से अगर आप आर इज इक्वल टू निकालना चाहें तो रो L/A, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो L/A, तो रो विल कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा क्या भाई L/A, ये मिल गया। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A। ठीक है, मतलब है कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस, दिस इज आल्सो वन फार्मूला, दिमाग में रखें। इसमें भी पर सेंटीमीटर यूनिट ही रहेगा, पर सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने सीखी हुई है रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या होगा रेसिस्टेंस, देन रेसिस्टिविटी जिसे आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, और फिर इसके बाद में हो गया सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी, हियर वी हैव द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी।
लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज द कंडक्टेंस, ठीक है, द कंडक्टेंस of all the ions present in a solution या in the solution containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolytes in a given volume of solution, in a given volume of solution, okay. So it is the conductivity of all the ions present in the solution which contains 1 mole of electrolyte in a given volume of solution। यहाँ से आपको मोलारिटी मिल जाएगी, मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी। और यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, मोलर नहीं मोलर, मोलर, ठीक है भाई। इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो गया लैम्डा m इज इक्वल टू, ये हो गया कप्पा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो गया भाई, ये मोलर कंडक्टिविटी है तो ये आपका मोलारिटी हो गया, मोलारिटी लगा दिया, ये फार्मूला होता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कप्पा की यूनिट हम लोगों ने सीखा हुआ है, इट इज ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ये सीखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपका नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं है। इसके बाद में m मोल पर लीटर, लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये हो गया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ये मोल हो गया, मोल को भी ऊपर लेना चाहें तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल कर सकते हैं, ये हो गया यूनिट। ओम इनवर्स को एमओ भी लिख सकते हैं तो इसकी यूनिट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एमओ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और एमओ की जगह आप सीमेन भी लिख सकते हैं, एमओ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो ये सभी की सभी यूनिट हो जाती हैं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो ये यूनिट आपको याद नहीं करना है, इस मामला से आप आसानी से इन सभी यूनिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बातचीत करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा EQ से, ठीक है भाई। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज द कंडक्टेंस of all the ions in the solution containing 1 gram equivalent, 1 gram equivalent, यहाँ पे equivalent है ना, 1 gram equivalent of electrolytes, ये हो गया आपका डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट आप लोगों ने किस में देखा होगा, नॉर्मलिटी में देखा होगा, नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है कि इसके केस में आप नॉर्मलिटी यूज करेंगे। ये हो गया लैम्डा EQ इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई, मोलारिटी के केस में ये हो गया, मोलर के केस में मोलारिटी हो गया, और इक्विवेलेंट के केस में आप नॉर्मलिटी यूज कर लीजिए, ये फार्मूला हो गया, ठीक है भाई। ये चीज़ दिमाग में इक्विवेलेंट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो कप्पा की यूनिट क्या हो गई, ये हो गया एमओ इनवर्स, एमओ नहीं एमओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, पर ओम लिखा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इक्विवेलेंस, हाँ, इक्विवेलेंस
इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये स्क्वायर कर दीजिए अब इक्विवेलेंट। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर इक्विवेलेंस, ये यूनिट मिल गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एम हो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है आपका, बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही आसानी से इनकी यूनिट आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला मालूम है। एक पर्टिकुलर पैटर्न में फार्मूला दिया हुआ है K मल्टीप्लाइड बाई 1000, दोनों के केस में मोलर है तो मोलारिटी यूज करिए, इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी यूज के लिए फार्मूला में, और यूनिट प्लग इन करके इनकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दोनों फार्मूला को रिलेट करना चाहूँ, ठीक है भाई, तो आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा सॉल्यूशन के चैप्टर में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर, और ये हो गया भाई मोलारिटी। एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो ये एन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, ये बेसिसिटी एसिडिटी ये कुछ ऐसा बोल करके, एनीवे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एम, ये फार्मूला होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, नॉर्मलिटी की जगह पर क्या मैं एन एम लिख सकता हूँ, ये जो फार्मूला दिया है कहाँ पर, ये फार्मूला। ठीक है, अच्छा स्पेस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी दिया है, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन एम। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हो गया एन एम हो गया। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। और ये जो पोर्शन है आपका के मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई एम, मोलारिटी इज इक्वल टू लेमडा एम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा एम अपॉन एन हो गया। ठीक है, तो लेमडा ए क्यू इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन एन। यहाँ से अब एन को अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, और ये हो गया लेमडा ई क्यू। ये रिलेशन मिल जाता है आपको बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये रिलेशन आप दिमाग में रखें, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेमडा एम इज इक्वल टू एन लेमडा ए क्यू, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये पोर्शन हो गया भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। चलिए इसके बाद में कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इट इज लैम्डा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर इसके बाद में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है भाई, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है कि लेमडा एम वर्सेस एंड स्क्वायर रूट सी, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। ये रिलेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए भाई, बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की वजह से होती है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस का मोशन होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस होगा, जितना ज़्यादा मोबिलिटी ऑफ आयंस होगा उतना ज़्यादा उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो खास तौर से अगर आप देखें
जब किसी भी एक सॉल्यूशन का जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या किया आपने, डाइल्यूशन किया, वाटर ऐड किया भाई। मान लिया जाए कि इसमें से A and B डला हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, ठीक है भाई। इसमें आपने डाला वाटर, ठीक है, वाटर ऐड किया, वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। मान लिया जाए कि सबसे पहले आपने 1 ml वाटर डाला, इनका हुआ डिसोसिएशन, क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ही कम है, ठीक है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा इन आयंस का तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है इनकी मोबिलिटी पर। अब आपने 5 ml कर दिया, ठीक है, तो इनफ वाटर है, कुछ वाटर की क्वांटिटी बढ़ी तो इनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी, तो मतलब इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब आपने इसको 50 ml कर दिया तो ये जो आयन से थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, अब थोड़ा और घूमने लगेंगे। अब मान लीजिए कि इसको आपने 500 ml कर दिया, 500 ml, अब इसके बाद में फ्रीली ये आयंस घूमने लगेंगे, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर या सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे कंडक्टिविटी या मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, लैम्डा m वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। मतलब जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डला है, जिसका 100% डिसोसिएशन होता है, तो इसमें जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, डाइल्यूशन की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी क्या लिबर्टी बढ़ती जाएगी, आयंस फ्रीली मूवमेंट कर सकेंगे, मोबिलिटी बढ़ेगी। जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें आपने डाल दिया 1 लीटर्स, मान लिया जाए कि आपने इसके बाद में डाल दिया 5 लीटर्स, वॉल्यूम आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है, आयंस तो सेम ही है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो सेम ही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है बट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम। परंतु उस कई सारे लार्ज, जो आपका लार्ज वॉल्यूम है, इस पूरे लार्ज वॉल्यूम में जो आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जो आयंस निकलना है, उस आयंस उस लार्ज वॉल्यूम में ये आयंस दूर दूर होते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए भाई, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये आयंस और भी दूर दूर होते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये आयंस ही दूर दूर होते जाएंगे। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि इन आयंस के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं रहेगा। भाई अगर आपका आयंस एक ये दिया है A+ और B- है, इंट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। अगर बहुत दूर ही कर दिया, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, इस आयन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है, परंतु डिस्टेंस भी कोई मैटर रखता है, डिस्टेंस का भी कुछ मायने होता है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो इस आयन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, और इस आयन का कुछ इससे लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो एक इनकी मोबिलिटी होगी तो ये फ्रीली होकर के ये सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है बिल्कुल फ्रीली होकर के, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिल्कुल ये मोशन कर रहे होंगे। मतलब इनकी जो मोबिलिटी हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। इन पार्टिकल्स के बीच में, इन आयंस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा। शुरुआत में तो इंटरेक्शन बढ़ेगा भाई, पास में आयन से थोड़ा दूर दूर होते जाएंगे, मोबिलिटी बढ़ती जाएगी, अंडर द इन्फ्लुएंस आप एक दूसरे के अट्रैक्शन में भी रहेंगे, इन्फ्लुएंस भी रहेगा। परंतु जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं ये आयंस दूर दूर होते जा रहे हैं, परंतु एक ऐसा मोमेंट आएगा इन आयंस का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, कोई इंटरफ्रेंस नहीं रहेगा, फ्रीली दे मोमेंट करना है, ठीक है भाई। तो वहाँ पर एक ऐसा लेवल जहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि इनकी जो मोबिलिटी है कांस्टेंट हो जाती है, विदाउट एनी इंटरफ्रेंस। चाहे आप वहाँ पर 1 टन वाटर डाल दें या कितने भी गैलन वाटर ऐड कर दीजिए, तो इनकी वही पोजीशन आएगी, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। 1 टन में भी, 1 गैलन वाटर में भी फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जब फ्रीली एक ही सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पर इनकी मोबिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है। तो एक ऐसा मोमेंट जब इनको कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है या कम्प्लीटली इनका डिसोसिएशन हो जाता है, तो वहाँ पर जब इनकी
मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक ऐसा स्टेज है जब इन आयंस के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन ना हो, ठीक है, इनकी मोबिलिटी या आयंस इनकी कांस्टेंट हो जाए, मोलर कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाए, उस वक्त ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका लैम्डा एम, ये नॉट, ये हो गया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये हो गया। तो एक तो कंडक्टिविटी है, एक हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे अगर आप ग्राफिकली इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें, ये हो गया भाई, अब ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया और ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए अगर मैं इधर आगे मूव करता हूँ तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास आने लगेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी या फाइंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। अब देखिए अगर मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको इधर आना है, अगर आप इधर आते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ेगा भाई, इस साइड अगर आप जाते हैं तो सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी, इस साइड अगर जाएंगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी भले ही सेम रहे, या इस साइड अगर आप जाएंगे तो जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, इस साइड अगर आप आते हैं तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, डाइल्यूशन इस साइड बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इस साइड होगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इस साइड हो जाएगा। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है भाई, तो बेसिकली जब आप इधर आते हैं, जब डाइल्यूशन करते जाएंगे तो ये लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। परंतु एक ऐसा पॉइंट जब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे तो अब इसके बाद में ये कर्व ऐसे थोड़ी जाएगा भाई, इस लाइन को थोड़ी क्रॉस करके जा सकता है। मतलब कि इस पॉइंट में जब ये कंप्लीट इसका डाइल्यूशन हो जाता है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऐड कर दिया जाता है कि इस पॉइंट पर जो आयंस होते हैं एक दूसरे के बीच में इंट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है, फ्रीली मूवमेंट करने लगता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है। उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या होता है, इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, तो मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर जो कांस्टेंट हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हो गया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, LMC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। देखिए भैया, ठीक है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके केस में क्या हो जाता है भाई, इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें जो इक्वेशन जो हमें मिलता है, ये हो गया लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी और रूट ये सी हो गया, ये इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन हमें y इज इक्वल टू ये आपका c माइनस एम एक्स के फॉर्म में मिलता है, c माइनस एम एक्स के फॉर्म में। तो इस वजह से देखिए अगर यहाँ पे अगर आपका माइनस एम है तो एक कर्व नीचे आता है, अगर प्लस एम है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लोप मिल जाता है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका बी एन सी है ये कांस्टेंट होते हैं भाई, ये कांस्टेंट ये हो गया। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम बी कांस्टेंट रहेगा, सी तो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। लैम्डा एम क्या हो गया, लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी और आपका सी कॉन्सेंट्रेशन बी हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम करो। मतलब ये है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट करना चाहें, खासतौर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, ये डेटा मालूम है, तो लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अगर मैं बातचीत करता हूं किसके बाद में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो कहिए तो एक सेंटेंस यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा पार्ट
दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यार भैया मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस ये लैम्डा एम वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये हो गया भाई। एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा बाय ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ, बाय ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ। On dilution, the conductivity of weak electrolytes या dissociation of weak electrolytes increases. On dilution, या degree of dissociation of weak electrolytes increases. अच्छा, इसको ये तो मैं लिख देता हूँ। On dilution, the degree of dissociation of weak electrolytes, dissociation of weak electrolytes increases, ठीक है भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इनका डाइल्यूशन, इनका डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में अगर हम कर्व एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी यानी ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए भाई, इफ आई इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइल्यूशन, सो आपको राइट टू लेफ्ट आना है। इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड, तो जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे तो हर बार डाइल्यूशन करते जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता जाएगा, डिसोसिएशन वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई। तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ेगा, सीधी बात है ना भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, उसमें आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी ऐड करती गई। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे हर बार ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ डिसोशिएट होकर के आयंस प्रोड्यूस करेगा, और जैसे जैसे आयंस प्रोड्यूस करेगा हम सॉल्वेंट तो बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है, इस वॉल्यूम में मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगी तो मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। हर बार आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे हर बार इनकी कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ करके आएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होते हैं, कंप्लीट 100% इनका डिसोसिएशन नहीं होता है, 100%, नहीं तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होता है, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम होती है, <1 होती है, ठीक है भाई। तो इसके केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, ये ग्राफ आपका ऐसे चलता जाता है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एक ऐसा स्टॉप नहीं आता है जहाँ पर आप एक स्टॉप पॉइंट है वहाँ से आप सोचें कि यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, नहीं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो यही रीजन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नहीं कैलकुलेट की जा सकती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉइंट है ना भाई, जैसे स्काई है, स्काई अनलिमिटेड हो गया, कोई एक बाउंड्री नहीं है, तो इट्स प्रैक्टिकली मैथमेटिकली टू कैलकुलेट काफ़ी मुश्किल, बड़ा टास्क है, मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई एक बाउंड्री आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर कोई लिमिट है, अगर लिमिट है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है,
हर बार ऐड करेंगे सॉल्वेंट, हर बार इसका कुछ ना कुछ डिसोसिएशन तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट इन केस ऑफ strong electrolyte limiting molar conductivity can be calculated. Lambda m value cannot be calculated in this case, but lambda m value it can be calculated in this case. ठीक है ना भाई, ये पार्ट हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग एक सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कोलराउच लॉ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज कोलराउच लॉ। ठीक है भाई, इस लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट की जा सकती है, बिकॉज वहाँ पर कोई एक लिमिटेड पॉइंट है, कोई लिमिट है। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है। इक्वेशन है हमारे पास में लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट सी हो गया। ठीक है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये पार्ट अभी तक हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, इन सदस्य ने बोला हुआ है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कैलकुलेट की जा सकती है एक्सपेरिमेंटली, नहीं थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड, नॉट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, नॉट एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने ये अज्यूम करके चला है, ये माना हुआ है कि भाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाए, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है डिसोशिएट होते 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 ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 100% डिसोसिएशन होगा, और 100% डिसोसिएशन किसका होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, 100% डिसोसिएशन शो करेगा। ठीक है भाई, और एक ये पार्ट भी बोला है कि इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, theoretically it can be calculated but not experimentally। theoretically कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation of all the electrolytes is complete, when the dissociation of all the electrolytes all the electrolytes is complete, okay? जब डिसोसिएशन होगा वो आयंस में तब्दील होंगे। each ion contributes towards the conductivity of the solution, conductivity of the solution। ठीक है भैया, ठीक है। thus the total conductivity of solution is the sum of contribution made by each ion। भाई मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, इस सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर हम इसमें जितने भी आयन्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लें, इस सॉल्यूशन में जितने भी आयन्स हैं अगर उनकी कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर लें
और उसका सम कर दें, टोटल कर दें, दैट विल बी इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है भाई, ये पार्ट उन्होंने बोला थ्योरेटिकली। ठीक है भाई, इस सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट होता है एट इनफाइनाइट में, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो उस वक्त इन सभी आयंस की कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, तो वो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ए एंड बी दिया हुआ है, ए एंड बी। ठीक है, इसको अगर आप डिसोशिएट करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया, तो आपका ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस एक्वस हो गया, एक्वस हो गया। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालते हैं, डिसोशिएट किया गया, तो ये आयंस मान लिया जाए निकले हुए हैं। ठीक है, धीमे धीमे ये आयंस निकलते रहेंगे, स्लोली स्लोली, एंड इनफाइनाइट कंप्लीटली ये चला जाएगा, आयंस में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इन आयंस की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी हमें मिल जाएगी, सम कर दीजिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी, ये गया लिमिटिंग ए प्लस और ये हो गया लिमिटिंग और ये बी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक पार्ट और, अगर मेरे पास में दिया हुआ है ए एक्स और ये बी वाई दिया है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए अगर आप कोलराउच प्रिंसिपल लगाना चाहें, मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट करना चाहें, तो अब देखिए भाई, जब इस सब्सटेंस को आप डिसोशिएट करेंगे तो ये x है, तो इसका चार्ज निकालने के लिए आपका माइनस एक्स है, ये इधर जाएगा तो प्लस वाई होगा। ठीक है ना भाई, ए का चार्ज कितना होगा, प्लस वाई, बी का चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने, ये आपका आ गया एक्स ए वाई प्लस प्लस, ये इक्वस कर दीजिए, फिर इसके बाद में वाई बी, इसका चार्ज कितना हो गया, माइनस एक्स, ये इक्वस हो गया। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ ए वाई प्लस वाई नंबर ऑफ बी माइनस एक्स, इतने आयंस हैं, मतलब जितने भी आयंस हैं उन सभी आयंस का की कंडक्टिविटी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम, और ये हो जाएगा ए एक्स और बी वाई, ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स लेमडा नॉट एम ए वाई प्लस प्लस वाई लेमडा नॉट एम, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स। इस तरह से आप बाय यूजिंग ये कॉन्सेप्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट theoretically can be calculated, theoretically can be calculated, ये पार्ट हो गया भाई, theoretically can be calculated। ठीक है, ये कोलराउच लॉ हो गया, नॉट एक्सपेरिमेंटली। चलिए, इसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी हो गया। चलिए, अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी फार्मूला को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम इक्वेशन के लिए अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट इट। अब देखिए भाई, हमारे पास में जो इक्वेशन है ए एक्स और ये बी वाई इज इक्वल टू, हमें क्या मिला हुआ है, एक्स, ये बी नो सॉरी एक्स ए वाई माइनस नो सॉरी ये प्लस हो जाएगा वाई प्लस एंड ये हो जाएगा आपका वाई एंड बी और एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन मिला है, ये आया से तो आप इक्वस कर दीजिए। ये सॉलिड सब्सटेंस दिया हुआ, ये इक्वस हो गया, ये इक्वस हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर। ठीक है भाई, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला हुआ था, मोलर कंडक्टिविटी एन से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकाला हुआ था जब इनके डिफिनीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है भाई, तो ये पार्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। बोलिए, इस इक्वेशन का क्या मैं एन फैक्टर निकाल सकता हूँ? अगर आपको इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़े तो इसका मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, एन फैक्टर एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, एन फैक्टर एक्स वाई हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आप लिमिटिंग मोलर, तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ये एन फैक्टर आपका सेम, एन फैक्टर एक्स वाई हो गया। ठीक है भाई, तो 1/xy कर देते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ब्रैकेट में x कितना हो गया, लेमडा m a पावर y प्लस इक्वस प्लस y लेमडा नॉट m b माइनस एक्स इक्वस कर लीजिए, ये हो गया। तो ये बोलिए इसका एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन ये अंडर करिए तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 1/y मिल जाएगा। ठीक है, लेमडा नॉट m a ये हो गया प्लस इक्वस, देन इन दिस केस y विल कैंसिल, देन x लेमडा नॉट m एंड b माइनस एक्स आ गया भाई, ये आपका इक्वेशन हो गया, ये हो गया। तो इसी इक्वेशन के लिए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो ये एक्सप्रेशन यूज करिए, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए कॉन्सेप्ट यूज करिए। ठीक है, अगर मैं कोलराउज के एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन, तो इसका एक सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये होता है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट m। ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन, एट एनी डाइल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नॉट लगा हुआ है, चलिए मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, ये चीज़ दिमाग में रखें। ठीक है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन जनरल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट कोलराउज के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन सभी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट करिए, सम करिए, आपको सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, और ये एप्लीकेशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर मोलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, इसके बाद में चलिए अब हम जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं।